नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भारती मालपाणी, पंडित लज्जा शंकर झा, उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर से। छात्रों, मुझे आशा है कि अभी पिछले 2 जो भाग हम लोगों ने पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इस अध्याय के आगे का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान, अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत भाग 3 का अध्ययन करेंगे। छात्रों, इस भाग में हम 5.5 बहुप्रभाविता, 5.6 लिंग निर्धारण, 5.6.1 मानव में लिंग निर्धारण, 5.6.2 मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, 5.7 उत्परिवर्तन, 5.8 आनुवांशिक विकार, 5.8.1 मेंडलीय विकार जिसके अंतर्गत कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलीसीमिया का अध्ययन करेंगे तथा 5.8.2 में क्रोमोसोमल विकार जिसके अंतर्गत डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम का अध्ययन करेंगे। छात्रों, हमने पूर्व में बहुजीनी प्रभाव पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे 5.5 बहुप्रभाविता का नियम। बहुजीनी प्रभाव में हम लोगों ने देखा था कि त्वचा का जो रंग था उसको 3 जीन A, B, C मिलकर प्रभावित कर रहे थे, तो उसे हम बहुजीनी प्रभाव कह रहे थे। मतलब बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण को प्रभावित कर रहे थे। परंतु जब बहुप्रभाविता की बात आती है तो वहां पर एक जीन कई लक्षणों को जब प्रभावित करता है तो उसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि जो जीन होता है वो उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है, लेकिन जीन में अगर अचानक उत्परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण वो कई लक्षणों को प्रभावित करने लगता है और उससे हमें कई तरह के लक्षण दिखाई भी देने लगते हैं। तो इस तरह का जो प्रभाव होता है उसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं तथा जो नियम है उसे बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे फेनिलकीटोनुरिया रोग है, यह रोग फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे मानसिक मंदता, बालों का कम होना और त्वचा का रंग प्रभावित होता है। यह केवल एक जीन की उपापचयी परिपथ में परिवर्तन के कारण देखने को मिलता है, अतः यह रोग बहुप्रभाविता का एक उदाहरण है। 5.6 लिंग निर्धारण। छात्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि जीवों में 2 तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक ऑटोसोम्स कहलाते हैं और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। शुरू से ही वैज्ञानिकों के मन में ये रहा है कि लिंग निर्धारण किस तरह से हो रहा है। इसके लिए हैकिंग ने भी कार्य किया और हैकिंग ने शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में केंद्र की संरचना का जब पता लगाया तो उन्होंने देखा कि 50% शुक्राणुओं में एक विशेष प्रकार की संरचना प्रदर्शित होती है जिसे उन्होंने एक्सकाय नाम दिया। एक्सकाय वास्तव में क्रोमोसोम ही था। उन्होंने जब कीटों में लिंग निर्धारण का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि कीटों में लिंग निर्धारण की क्रिया X0 प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडों में ऑटोसोम्स के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी
होता है, दूसरी ओर कुछ शुक्राणुओं में यह क्रोमोसोम होता है और कुछ में नहीं होता है। एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणुओं द्वारा निषेचित अंडे से मादा बनती है और जो एक्स क्रोमोसोम रहित शुक्राणुओं से निषेचित होते हैं वे नर बन जाते हैं। अब आप ये बताइए कि क्या नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है? एक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण का कार्य करता है, अतः इसे लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है और शेष क्रोमोसोम को अलिंगीय क्रोमोसोम कहा जाता है। जैसे टिड्डे की अगर हम बात करें तो वहां पर नर में अलिंगीय क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल एक क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में एक्स क्रोमोसोम का पूरा जोड़ा होता है, अर्थात नर वहां पर लिंग निर्धारण का कार्य करता है। छात्रों, कुछ अन्य प्रेक्षण से भी लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझा जा सकता है। ये दो प्रकार का होता है, एक समयुग्मता और विषम युग्मता। जैसे अगर हम मानव की बात करें, देखिए यहाँ पर ये जो संकेत है वो मादा का है और ये संकेत नर का है। तो मानव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मादा होती है वो समयुग्मता को प्रदर्शित करती है, दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, जबकि नर में दोनों क्रोमोसोम अलग होते हैं, उसे विषम युग्मता कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गी में यह विषम युग्मता होती है, जबकि मुर्गे में यह समयुग्मता होती है। इसी तरह से अगर हम टिड्डे की बात करें, इंसेक्ट की बात करें तो वहां पर मादा समयुग्मता को प्रदर्शित करती है, जबकि जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक या विषम युग्मता को प्रदर्शित करता है। 5.6.1 मानव में लिंग निर्धारण। आपको जैसा मालूम है कि मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। इसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स कहलाते हैं, अलिंगीय गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो कि लिंग का निर्धारण करता है। मादा में यह लिंग गुणसूत्र भी XX प्रकार का होता है, अर्थात समयुग्मक ही होता है, जबकि नर में यह जो 23वां जोड़ा होता है जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं वह XY प्रकार का होता है, अर्थात वह हेट्रोगैमेटिक विषम युग्मता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए जैसा कि चित्र में दर्शाया हुआ है कि यहाँ पर फादर लिखा हुआ और मदर लिखा हुआ, तो फादर का गुणसूत्र क्या लिखा है XY और मदर का लिखा हुआ है X और X। ये गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो गैमेट्स बनते हैं वो XY XX बनते हैं। जब फादर का X क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम के साथ निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो उस समय बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग होती है, संतति होती है, वह पुत्री होती है। ठीक इसी प्रकार से फादर का जो Y क्रोमोसोम का गैमेट होता है, जब मदर के X गुणसूत्र वाले गैमेट से मिलता है तो उस समय बनने वाली संतति पुत्र होती है, अर्थात मानव में लिंग निर्धारण का कार्य पिता के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक चीज हमें और ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे समाज में पुत्र या पुत्री होने के लिए महिलाओं को दोषी माना जाता है, परंतु अगर हम इस बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि होने वाला संतति मेल होगा या फीमेल होगा, इसका निर्धारण पुरुष के द्वारा किया जाता है, मादा के द्वारा नहीं किया जाता है, स्त्री के द्वारा नहीं किया जाता है। अगर यह समझ में आ जाए तो हम समाज की कुरीति को दूर करने में भी मदद कर सकते हैं। 5.6.2 मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधु द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करती है।
एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा में विकसित होती है तथा एक अनिषेचित अंडा अनिषेक जनन द्वारा नर ड्रोन या मधुप में विकसित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि नर में क्रोमोसोम की संख्या मादा की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार के लिंग निर्धारण को अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। क्या कारण है कि मधुप में नर के पिता नहीं होते परंतु उनके दादा तथा पोते होते हैं? आप बता सकते हैं क्या? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए फीमेल में 32 क्रोमोसोम है जो डिप्लॉयड है, मतलब 16 क्रोमोसोम के जोड़े यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि मेल में केवल 16 क्रोमोसोम होते हैं, ये हैप्लॉयड होता है। अब फीमेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे हैप्लॉयड गैमेट्स बनेंगे, जबकि मेल में समसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। अब फीमेल के हैप्लॉयड क्रोमोसोम और मेल के जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं आपस में फर्टिलाइज्ड होंगे, निषेचित होंगे, तो एक डिप्लॉयड फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि फीमेल के जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम एक गैमेट बचा हुआ है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक नर का निर्माण कर लेगा। अर्थात यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा नर का निर्माण होता है, अतः इसके पिता नहीं होते हैं। अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि एक मधुमक्खी में उसके पिता नहीं होते हैं परंतु उसके दादा और उसके पोते होते हैं। 5.7 उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जीवों में होने वाला जो अचानक परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लगातार हम पराबैंगनी किरणों के कांटेक्ट में रहते हैं, एक्सरेज के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उससे जो डीएनए का क्रम होता है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं उनके क्रम में परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी डीएनए में ही परिवर्तन आ जाता है, क्रोमोसोम में परिवर्तन आ जाता है, जिससे कि जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर दिखाई देने लगता है। इसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं, जिसका एक उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है? उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया, जो कि उत्परिवर्तन के कारण होता है। 5.8 आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार कौन से हैं? जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेंडलीय विकार होता है और दूसरा क्रोमोसोमल विकार होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5.8.1 मेंडलीय विकार। ये वे विकार होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित हो जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और ये ठीक उसी तरह से वंशागति होते हैं जिस तरह से मेंडल ने बताया था। इसके उदाहरण कौन से हैं? जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया रोग। हीमोफीलिया इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग का संचार होता है। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद ही नहीं होता है। विषम युग्मजी नारी से यह रोग पुत्रों में जाता है। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल ही होती है, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। यह रोग सर्वप्रथम क्वीन विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी थी,
वहां पर हुआ था और वहां से यह पूरे विश्व में फैल गया। कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग वर्णांधता कहते हैं, यह लिंग संलग्न अप्रभावी प्रकार का एक विकार है। इस विकार में लाल और हरे रंग के संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। परिणामतः व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होता है। लगभग 8% पुरुषों एवं मात्र 0.4% नारियों में यह विकार पाया जाता है। इसका कारण है लाल हरी वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीनों का एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होना। नर की कोशिकाओं में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, परंतु नारियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी ऐसे जीन की वाहक नारी के पुत्र की वर्णांध होने की संभावना 50% होती है, क्योंकि एक्स संलग्न जीन अप्रभावी है। अतः विषम युग्मजी जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी अलील के प्रभावी होने के कारण निरुद्ध हो जाता है। पुत्री सामान्यतः वर्णांध नहीं होती जब तक कि वाहक एवं पिता वर्णांध ना हो। दात्र कोशिका अरक्तता, जिसे हम लोग सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं, यह अलिंगी क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। विषम युग्मजी है ना। इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा HBA और HBS करता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइपों में से केवल HBS वाले समयुग्मकी व्यक्तियों में दर्शित होता है। विषम युग्मकी व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं, परंतु वे रोग के वाहक होते हैं। उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचते ही 50% संभावना होती है। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन है। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडॉन में GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, जिससे RBC का आकार द्विअवतल बिंब से बदलकर हंसिए के आकार का हो जाता है। फिनाइल कीटोनूरिया, यह जन्मजात उपापचयी त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागति प्रदर्शित करती है। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टाइरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन एकत्रित होता जाता है और फिनाइल पाइरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदल जाता है। इनके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है और जैसे ही मूत्र वायु के संपर्क में आता है तो मूत्र काले रंग का हो जाता है। थैलेसीमिया, यह भी एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है जो जनकों से संतति को वंशानुगत प्राप्त होता है, जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक होने के कारण अप्रभावित रहते हैं। यह विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाली ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला की संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा
रक्ताल्पता हो जाती है, जो इस रोग का अभिलक्षण है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित होती है। थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होती है। अल्फा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 16 पर 2 सन्निकट लग्न जीन HBA फर्स्ट एवं HBA सेकंड द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह 4 विकल्पी एलील में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के कारण अभिलक्षित होता है। जितने अधिक जीन प्रभावित होंगे, उतनी ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा, जबकि अल्फा थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह रोग एक अथवा दोनों जीनों के उत्परिवर्तन के कारण होता है। थैलेसीमिया विकार सिकल सेल एनीमिया रोग से इस रूप में भिन्न है कि पहला वाला रोग एक परिमाणात्मक समस्या है, जिसमें ग्लोबिन अणु अत्यल्प मात्रा में संश्लेषित होता है, जबकि दूसरा विकृत ग्लोबिन संश्लेषण की गुणात्मक समस्या है। क्रोमोसोमी विकार। छात्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है और इस क्रोमोसोम की अधिकता, कमी या उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाने पर हमारे शरीर में कोई ना कोई विकार दिखाई देने लगता है, जैसे डाउन सिंड्रोम। इस विकार में 21 क्रोमोसोम के जोड़े में जो 21वें नंबर का होता है, उसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर का हो जाता है। उसकी जीभ में खांच हो जाती है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। इस विकार में X क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है, जिसके कारण केंद्रक में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अर्थात ये वाला जो सिंड्रोम होता है, विकार होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम में, लिंग गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम के बढ़ जाने के कारण होती है। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पुंज प्रधान होते हैं, किंतु मादा लक्षण भी उसमें दिखने लगते हैं और ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। टर्नर सिंड्रोम। इस विकार का कारण एक X क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात क्रोमोसोम की संख्या हमारी शरीर में 46 की जगह 45 हो जाती है और यह जो क्रोमोसोम की कमी होती है वह लिंग गुणसूत्रों में होती है। तो ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि इनके अंडाशय अल्प वर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। छात्रों, अब पूरा अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति में आपके लिए प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, आ और बा। आ में देखिए क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, डाउन सिंड्रोम की खोज, वाई गुणसूत्र, 44 धन X क्रोमोसोम, 44 धन XXY। ये आ कॉलम में है। बा कॉलम में देखिए, मानव में लिंग निर्धारण, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, 4 o'clock, रक्त समूह और लैंगडम। ये हमको अ और बा को मिलाना है। सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविता। आप बता सकते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता किसमें देखने को मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल, अपूर्ण प्रभाविता ओ क्लॉक में मिलती है, अर्थात अपूर्ण प्रभाविता का उत्तर है हमारे पास डी। इसी तरह से सह प्रभाविता आप लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर दोनों जीन मिलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। याद है किसमें आप लोगों ने देखा था? रक्त समूह में, है ना, ABO रक्त समूह था, वहां पर हमें सह प्रभाविता देखने को मिला था।
अतः इसका उत्तर ई है। फिर डाउन सिंड्रोम की खोज, डाउन सिंड्रोम की खोज की थी लैंगडम ने, अतः तीसरा का उत्तर है एफ। अब है वाई गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र क्या करता है? मानव में लिंग निर्धारण करता है, अतः इसका उत्तर है ए। फिर है 44 धन एक्स, ये क्या करता है? यह टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है। और 44 धन एक्स एक्स वाई ये क्लीनफिल्टर सिंड्रोम का है, जिसमें मेल में फीमेल के भी लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, ठीक इस तरह से हमारी पुनरावृत्ति यहाँ पर पूरी हो जाती है। छात्रों, यहाँ पर हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत अध्याय 5 समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। इसमें से कोई दिक्कत होती है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो आप अपने अध्यापकों से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।